दोस्तों अभी रिसेंटली अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को भारी जीत हुई और वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। पर यूएस के इस इलेक्शन के बाद काफी कुछ चेंज हुआ। उनके दोस्त मिस्टर रॉबर्ट क्यूसाकी ने एक थ्रेड पोस्ट किया, द बैंकिंग क्रैश हैज बिगन। ये खबर उन्होंने तब डाली जब अमेरिका में एक ही साल के अंदर अंदर दूसरा बैंक फॉल्स और डिसेप्टिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाने की वजह से बंद कर दिया गया। पहले यूएस के फिलाडेल्फिया में बैंक बंद हुआ और अब ओक्लाहोमा में। और इन सब में नुकसान हुआ तो किसका? 7.1 मिलियन डॉलर डिपॉजिट डालने वाले यूजर्स का, जिनको अभी तक वो पैसा वापस नहीं मिला। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूके, जापान, चाइना और इंडिया में तो कई बार हुआ। आपको पीएमसी बैंक वाला किस्सा तो याद ही होगा, जिसमें 880 मिलियन डॉलर का स्कैम पकड़ा गया था और 9 लाख मिडिल क्लास फैमिली ने अपना पैसा गंवा दिया। दरअसल हमारे बैंकिंग सिस्टम की ये काली सच्चाई है, जिसके बारे में हम लोगों को कभी ये बताया ही नहीं जाता। DICGC के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा डालो, अगर वो बैंक क्रैश होता है या बंद होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का ही अमाउंट मिलेगा। यानी आपके द्वारा रखे हुए टोटल अमाउंट में से सिर्फ 5 लाख रुपए का ही अमाउंट इंश्योर्ड है। और हम लोगों को बचपन से यही सिखाया गया कि मेहनत करो, पैसा कमाओ और उसे बैंक में सेव करो, क्योंकि बैंक सबसे सेफ जगह मानी जाती है और आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। इसलिए रॉबर्ट क्यूसाकी हमेशा कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा अपना पैसा बैंक में रखते हैं और अमीर होने के सपने देखते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग बैंक का पैसा यूज करके एसेट बनाकर रिच बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 ऐसे सेफ एसेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको जानने के बाद आप इन्हें बिना क्रिएट के नहीं रह पाओगे और इनकी मदद से आप भी जल्द से जल्द अमीर बन जाओगे। तो सबसे पहला आता है एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। द गोल इज द बाई ग्रीन हाउसेस एंड 1 रेड होटल। रॉबर्ट क्यूसाकी अपने कई बुक्स में इस फ्रेज का यूज करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इंडिया में अगर रियल एस्टेट का मार्केट साइज देखा जाए तो साल 2030 तक ये $1 ट्रिलियन टच कर जाएगा और इस समय हमारी टोटल जीडीपी का 13% रियल एस्टेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में भले ही जॉब खत्म हो जाए, एआई सारा काम टेक ओवर कर ले, हर काम ऑटोमेटिक हो जाए, पर रहने के लिए घरों की डिमांड हमेशा बढ़ती जाएगी और साथ ही अर्बनाइजेशन की वजह से नए बिजनेस भी खुलेंगे। इसलिए रियल एस्टेट इकलौता ऐसा एसेट है जिसमें 50 साल पहले भी कमाई थी और अगले 100 सालों बाद भी कमाई रहेगी। द इकोनॉमिक्स टाइम की ये रिपोर्ट कहती है कि अगले 10 सालों में इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर 19% के CAGR से ग्रो होने वाला है। साथ ही एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को एक अच्छा खासा रेंटल यील्ड यानी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी माना जाता है। पर रियल एस्टेट में एक लार्ज अमाउंट डालना सबके बस की बात नहीं, और यदि आप कम पैसों में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये म्यूचुअल फंड की ही तरह ट्रस्ट होते हैं। इसमें आपका पैसा अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स एंड होटल्स। इसमें आपको मंथली रेंटल यील्ड मिलता रहता है। यानी कुल मिलाकर सारा पैसा बैंक में जमा मत करो, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट आल्सो। एसेट नंबर 2, बाय द रियल डील गोल्ड एंड प्रीशियस कमोडिटीज। दोस्तों एक दिन मैं और मेरा दोस्त घूमने गए। जब वापस आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने बताया कि उस टाइम अगर मेरी दादी को फाइनेंशियल नॉलेज होती तो आज मैं बहुत अमीर हो गया होता। फिर आगे उसने बताया कि ये बात 1964 की है। उस टाइम मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। एक दिन उन्होंने मेरी दादी और उनकी बहन को बुलाया और दोनों को 5-5 हजार रुपए दे के कहा कि देखो बेटा, ये जो पैसे हैं मैं अपने दोनों खेत बेच कर लाया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा जी पाऊंगा, तो ये पैसे लो और संभाल कर रखना। जब ज्यादा जरूरत हो तभी खर्चा करना। तुझे तो पता ही होगा कि उस टाइम औरतों पर कितनी ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती थी। तो मेरी दादी ने तो उन पैसों को एक पोटली में बंद करके जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनकी बहन को ये सब अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, उन्होंने उस टाइम जानबूझकर एक बकरी को खोला और उसे घर से बाहर भगा दिया और उसका पीछा करने के बहाने बाहर निकल गयी। पर उन्होंने यहाँ पर असली काम किया। वो एक जौहरी के पास गयी और उन 5,000 रुपए के बदले में सोना खरीद कर लाई और उसे अपनी तिजोरी में रख दिया। इस बात को कई साल बीत गए, पर पिछले साल मेरी दादी की डेथ हो गई। तो उनकी सिस्टर ने तब ये बात सबको बताई। बहुत ढूंढने पर वो तिजोरी भी मिल गई
और मेरी दादी के जमीन में गड़े हुए पैसे भी मिल गए। मेरी दादी के पैसे तो बिल्कुल यूजलेस हो चुके थे, लेकिन उनके सिस्टर का खरीदा हुआ सोना अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। और अब ये जानकर तुझे हैरानी होगी कि आज यानी 2025 में इस 5000 सोने की कीमत लगभग 65,81,000 रुपए हो गई है। मैं सच में इस अमाउंट को सुनकर शौक रह गया, क्योंकि 1964 में गोल्ड का प्राइस लगभग 63 रुपए था और अब 63 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए में उन्हें लगभग 793 ग्राम सोना मिला था। और आज फरवरी 2025 में गोल्ड की कीमतें लगभग 83,000 रुपए पर तोला है। और जैसा कि आपको पता होगा कि एक तोले में 10 ग्राम होते हैं, तो इस हिसाब से 2025 में 793 ग्राम गोल्ड की कीमत लगभग 65,81,000 रुपए हो चुकी है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास गोल्ड है तो वो आपका सबसे अच्छा एसेट है, क्योंकि बाकी सब चीजों के दाम चाहे घटे चाहे बढ़े, परंतु गोल्ड हमेशा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। सो इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑल्सो। एसेट नंबर 3, इंडेक्स फंड एंड स्टॉक्स। अगला एसेट जो आपको बैंक के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे सकता है और इन्फ्लेशन को भी मात दे सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। इसमें दो चीजें आती हैं, इंडेक्स फंड और स्टॉक्स। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट साल 2024 तक 7.4% तक पहुंच चुका है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, लग्जरी से लेकर फूड्स तक सब कुछ बढ़ चुका है। तो क्या बैंक में रखा पैसा बढ़ा? नहीं, बैंक आज भी वही 2 से 3% का इंटरेस्ट देते हैं जो आज के 5 साल पहले भी थे। कहने का मतलब, अगर आप बैंक में 10,000 रूपए सेव करते हो तो 1 साल बाद उनकी वैल्यू 10,200 रूपए होगी। उस समय इन्फ्लेशन भी 6% हो चुका होगा, यानी सही मायनों में आपके 10,000 रूपए की ओरिजिनल वैल्यू 9,576 रूपए ही रह जाएगी। इसलिए आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। यानी इन्फ्लेशन यदि 7% का है तो मिलने वाला रिटर्न होना चाहिए 12 से 13%। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 15-20 सालों में ये काम करके दिया है। इंडेक्स फंड में देश की टॉप 30 कंपनियां और टॉप 50 कंपनियां आती हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इंडेक्स फंड और स्टॉक्स में आप SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी आपको एक साथ 50 लाख रुपए डालने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जैसे 3,000 रूपए, 5,000 रूपए या 10,000 रूपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर डरे हुए हैं और लॉस में ही अपना स्टॉक बेच रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस करेक्शन चल रहा है। जबकि यही वो टाइम होता है आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि सभी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है, कीप इन्वेस्टिंग इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। एसेट नंबर 4, यूज डेब्ट एडवांटेज। इंडिया में 90% लोग डेब्ट का यूज सिर्फ लाइबिलिटी परचेज करने के लिए करते हैं, जबकि यू हैव टू यूज डेब्ट एज एन एडवांटेज। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके ऊपर $1.2 बिलियन का कर्जा है और जिसके लिए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, असल में वो एक गुड डेब्ट है, क्योंकि रॉबर्ट ने जितना भी पैसा बैंक से लिया है उससे उन्होंने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और गोल्ड और सिल्वर माइंस के स्टॉक खरीदे, जो आने वाले कुछ सालों में बम्पर रिटर्न देने वाले हैं। और अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को 5 से 6 लाख रुपए का क्रेडिट दे दो तो उसके मन में सबसे पहले ख्याल आएगा आईफोन लेने का, फिर कुछ शॉपिंग कर लेगा, फिर घूमेगा फिरेगा और तब तक ऐश करेगा जब तक सारे पैसे खत्म न हो जाएं। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो EMI ऑप्शन देखते ही अपनी औकात भूल जाते हैं और ले आते हैं 7 लाख रुपए की चमचमाती कार, जो 15,000 की पर मंथ EMI पर मिल रही थी, और फिर आधी जिंदगी कार की EMI भरते भरते गुजार देते हैं। अब है लास्ट और एसेट नंबर 5, फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के साथ यदि आप कोई लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्ड करना चाहते हो तो आपको फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट में टिम्बर और नॉन टिम्बर पेड़ लगाए जाते हैं। इंडिया में बेम्बू और सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ियाँ काफी कॉस्टली हैं। कर्नाटका और केरल में आपको इसके पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ सेटअप बहुत ही सस्ता है और 4-5 सालों के बाद आपको टिम्बर की वैल्यू उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। बेम्बू का यूज फर्नीचर बनाने में, वही सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी का यूज फर्टिलाइजर, मेडिकल और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। इसलिए इसकी लकड़ी बहुत ही महंगी होती है। अब सवाल आता है कि एक मिडिल क्लास इंसान इसमें इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट्री शुरू कर सकते हो, जहां पर आपको जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर 25 से 30 हजार रूपए पे करना पड़ेगा। फिर 10 से 12 हजार रूपए पौधों का कॉस्ट लगेगा और 4 से 5 साल बाद आपको इस इन्वेस्टमेंट से 8 से 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। और अगर आपके पास इतने सारे फंड्स नहीं है तो आप टिम्बर इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्री ग्रो एग्रो फॉरेस्ट्री और तमिलनाडु की कई सारी कॉर्पोरेट अथॉरिटी हैं जो मिडिल क्लास लोगों को 25,000 रूपए में फॉरेस्ट के छोटे छोटे जमीनी हिस्सों की ओनरशिप देती है।
जो गवर्नमेंट और सोसाइटी के लिए और आपकी फाइनेंशियल वेल्थ के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अपना सारा पैसा बैंक में रखने की बजाय सिर्फ जरूरत का पैसा रखो, बाकी के बचे पैसों को एसेट बिल्ड करने में इन्वेस्ट करो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी करना। आप